अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, उम्मीद करती हूँ आप खैरियत से होंगे। MGT 111 के लेक्चर सीरीज़ का आज 37वां लेक्चर है कम्युनिकेशन के बारे में। जिस टॉपिक को हमने शुरू किया था पिछले लेक्चर में, हमने देखा कि कम्युनिकेशन बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ होती है, जैसे लाइक अ थ्रेड। ये पूरी जो हमारी ऑर्गेनाइजेशन का सिस्टम है उसे एक जगह रोक रखती है। और हमने ये भी पढ़ा था कि मैनेजर को सबसे ज़्यादा कम्युनिकेट करना पड़ता है बाकी लोगों की निस्बत। तो कम्युनिकेशन एक ऐसा प्रोसेस है जो हम डेली लाइफ में भी करते रहते हैं। लोगों से बात करते हैं, अपने आइडियाज़ शेयर करते हैं, अपनी इन्फॉर्मेशन शेयर करते हैं, लेकिन कभी हम लोगों की बात समझ सकते हैं, कभी नहीं समझ सकते। कभी इंसान कुछ और कह रहा होता है, हमें कुछ और समझ में आ रहा होता है, और इस मिसअंडरस्टैंडिंग की वजह से कभी कभी डिफरेंसेस भी हो जाते हैं, कन्फ्लिक्ट्स हो जाते हैं, काफ़ी तनाव पैदा हो जाता है, शिकायतें तक हो जाती हैं। तो यानी कम्युनिकेशन बहुत ज़्यादा इफेक्ट करती है हमारी लाइफ को। और इसके अलावा फिर अगर ऑर्गेनाइजेशन पे लेवल पे देखा जाए तो इसके बहुत डेंजर्स भी जो है मिसलीडिंग की वजह से नताइज हो सकते हैं। यहाँ पे इन्होंने एक एग्जांपल दिया टेलीफोन गेम की। टेलीफोन गेम यानी कि एक इंसान एक बात जो है वो विस्पर करता है, सरगोशी करता है एक इंसान के कान में, और उसे बोलता है वही बात तुमने आगे करनी है। 10-12 लोगों के बाद अगर आप वो बात सुनो ना 12वें बंदे से कि उसने क्या कहा, तो वो एक डिफरेंट तरीके से सामने आती है। क्यों? क्योंकि हर इंसान उसे जैसा समझता है वैसा आगे बयान करने की कोशिश करता है, और ज़रूरी नहीं होता कि जैसा उसने समझा है वैसा ही सामने वाले ने बोला हो। तो ये इस वजह से पता चलता है कि काफ़ी कॉम्प्लेक्स चीज़ है ये। कम्युनिकेशन इतना आसान नहीं है जितना हम इसे समझते हैं। तो इस सिस्टम को देखते हैं कि एक सेंडर होता है जो बात सेंड कर रहा है, वो इनकोड कर रहा है बात को, ठीक है। दरमियान में चैनल यानी रिसोर्सेज, ज़रूरी नहीं है कि डायरेक्ट बात सामने वाले को पहुंच रही हो, दरमियान में रिसोर्सेज भी हो सकते हैं, यानी हालात भी जो होते हैं वो भी इफेक्ट करते हैं। उसके बाद वो रिसीवर के पास जाती है और रिसीवर उसे डी कोड करके जो फिर उसके बाद वो फीडबैक देता है सेंडर को। तो ये पूरा एक प्रोसेस होता है कम्युनिकेशन के दौरान। अब हम देखते हैं सेंडर कौन सा होता है। सेंडर जो होता है इनिशिएट्स द कम्युनिकेशन विद सम पर्पस, जो आगाज़ करता है कम्युनिकेशन का किसी मकसद के लिए, यानी उसने किसी वजह से कोई बात करनी है ना। तो ऑर्गेनाइजेशन में सेंडर वो पर्सन होता है जो कम्युनिकेट करता है, मैसेज देता है या कोई इंस्ट्रक्शन देता है एक बंदे को दूसरे को, या दूसरे दो से ज़्यादा बंदे को, जितने को भी, जो इंस्ट्रक्ट करने की कोशिश कर रहा है। अब उसका पर्पज़ क्या था कि वो सामने वाले को कोई हिदायत देना चाह रहा है। तो उसने जो बात की है, जो उसने एक पैगाम छोड़ा है, वो सेंडर है। उसके बाद रिसीवर इज़ द पर्सन हु सेंसेस परसीव्स द सेंडर्स मैसेज। अब रिसीवर वो बंदा है जिसने मैसेज रिसीव करना है सेंडर की तरफ से दिए हुए मैसेज का। द मैसेज कैन बी इन वर्ड्स, सिंबल्स, जेस्चर्स। मैसेज वर्ड्स में भी हो सकता है, किसी सिंबल्स में भी हो सकता है, जेस्चर्स इशारों में भी हो सकता है, कुछ भी हो सकता है। वो तो डिपेंड करता है सिचुएशन पे। अब हो सकता है कि कहीं मतलब एक रिसीवर हो, कहीं हो सकता है कि बहुत ज़्यादा रिसीवर भी हो। देने वाला हो सकता है सिर्फ एक मैनेजर, और रिसीव करने वाली आगे से पूरी उसकी जितनी लीड टीम है वो हो सकती है। तो मैसेज जो है वो मैसेज मस्ट बी क्राफ्टेड और डिज़ाइन विद रिसीवर्स बैकग्राउंड इन माइंड। यानी मैसेज देने वाले को ये ज़रूर ध्यान में रखना चाहिए कि मेरे रिसीवर का बैकग्राउंड कैसा है। फॉर एग्जांपल, अगर जो लीडर है वो बात कर रहा है इंग्लिश में, और उसे पता भी है कि सामने वाला जो मेरा बंदा है उसे बिल्कुल इंग्लिश बोलना नहीं आती, तो इट विल बी रॉन्ग, क्योंकि उसे पता है कि सामने वाले को समझ नहीं आएगी। तो सेंडर को रिसीवर्स बैकग्राउंड जो है वो ज़रूर माइंड में रखना चाहिए मैसेज को क्राफ्ट करते हुए, डिज़ाइन करते हुए। अगली चीज़ है इनकोडिंग यानी मैसेज जब सेंडर सेंड करता है कोई इन्फॉर्मेशन, तो वो उसे इनकोड करता है, यानी वर्ड्स के साथ, सिंबल्स के साथ। तो उससे ये इन्फॉर्मेशन होनी चाहिए कि मैं ऐसा मैसेज इनकोड करूं जिसको जो है वो डी कोड कर सके मेरा रिसीवर। उसके बाद डी कोडिंग वो प्रोसेस है जिसमें आप रिसीवर की बात को इंटरप्रेट करते हो, यानी उसको इंटरप्रेट करना यानी समझने की कोशिश करना, और ट्रांसलेट करना एक मीनिंगफुल इन्फॉर्मेशन की सूरत में। तो ये टू प्रोसेस होते हैं, इंटरप्रेट करना और फिर ट्रांसलेट करना। फिर रिसीवर मस्ट परसीव द मैसेज, वो रिसीव करता है मैसेज को एंड इंटरप्रेट इट, उसे जो है वो ट्रांसलेट करने की, समझने की कोशिश करता है। अगर डिकोडिंग जो इफेक्टिव हो सकती है रिसीवर के पास एक्सपीरियंस से, उसके नॉलेज से, और उसकी पोजीशन इन ऑर्गेनाइजेशन। अगर उस ऑर्गेनाइजेशन में उसकी पोजीशन अच्छी है, उसका नॉलेज अच्छा है, फास्ट एक्सपीरियंस उसका रहा है, उस बंदे के साथ काफ़ी जो है वो रिसीविंग सेंडिंग होती रही है, तो फिर वो जल्दी से इफेक्टिव डिकोडिंग कर सकता है। उसके बाद हमने नॉइज़ फैक्टर देखा था। नॉइज़ फैक्टर होता है वो डिस्टर्बेंस, वो कन्फ्यूजन, वो हालात जिसकी वजह से कम्युनिकेशन में थोड़ी सी जो है वो पैदा हो सकती है, डिस्टॉर्शन पैदा हो जाती है। कुछ भी हो सकती है। ऐसा भी हो सकता है कि सेंडर ने बात की, सेंडर ने एक बात करके भेजी, दरमियान वाला जो चैनल था यानी जिसको कह के भेजी है, हो सकता है वो ऐसा हो कि वो बात ऐसी एज इट इज़ जो है वो रिसीवर को ना बता सकते। या ऐसे भी हो सकता है दो लोग जो डायरेक्टली बात कर रहे हैं लेकिन शोर बहुत हो, बाहर ट्रैफिक नज़दीक से गुजर रहा हो, या कमरे में जो है वो पंखे की आवाज़ हो, कोई भी, ये जो सारी चीज़ें वो चीज़ें जो डिस्टर्बेंस पैदा करती हैं कम्युनिकेशन में, ये नॉइज़ में आएंगी। सारे फैक्टर्स वो कोई भी जो इफेक्ट करते हैं कम्युनिकेशन को। फिर है फीडबैक। फीडबैक वो चीज़ होगी जब रिसीवर रिसीव करेगा, अपने हिसाब से अंडरस्टैंड करेगा मैसेज को, तो उस मैसेज का जो जवाब देगा, चाहे वो मिसअंडरस्टैंड करता है या अंडरस्टैंड करता है, इंटरप्रिटेशन के बाद जो भी वो जवाब देगा वो उसका फीडबैक कहलाएगा।
तो ये सारा एक प्रोसेस था कम्युनिकेशन के दरमियान, जो हर कम्युनिकेशन में होता है। उसके बाद टाइप्स ऑफ कम्युनिकेशन, दो टाइप्स होती है नॉर्मली। एक फॉर्मल होती है यानी कि रिटन, जिसमें लेटर्स, मेमोज, हम ऑर्गेनाइजेशन लेवल पे, हम क्योंकि हर चीज़ यहाँ पे ऑर्गेनाइजेशनल लेवल पे देख रहे हैं, क्योंकि हम नॉर्मल रूटीन की चीज़ की बात नहीं कर रहे, हम जो है वो ऑर्गेनाइजेशनल लेवल पे, क्योंकि हम मैनेजमेंट के डिसिप्लिन देख रहे हैं यहाँ पे। तो फॉर्मल होगी रिटन, यानी कि लेटर्स, मेमोज, रिपोर्ट्स या डॉक्यूमेंट्स जितने भी ऑर्गेनाइजेशन में लिखे जाते हैं वो सारी फॉर्मल कम्युनिकेशन है। इनफॉर्मल यानी कि अनरिटन, जो बोल के की जाती है, वर्ड्स ऑफ माउथ, गॉसिप, जो बातचीत की जाती है। उसके बाद एक्सचेंज ऑफ इन्फॉर्मेशन इन द इनफॉर्मल ग्रुप्स, यानी सारे ग्रुप में बैठ के जो बातें की जाती हैं, ये सारी इनफॉर्मल जो है वो कम्युनिकेशन की मिसालें हैं। दो और भी टाइप्स हैं, एक होती है वर्बल यानी कि इंस्ट्रक्शन डिस्कशन, यानी लिख के या बोल के डिस्कशन करके, ये तो है वर्बल। नॉन वर्बल होती है जिसमें आप बात नहीं कर रहे हो, तो यानी मुंह से नहीं बोलना, वर्ड से नहीं होती, इशारों से, आपकी ड्रेसिंग से, आपकी बॉडी लैंग्वेज से, स्माइल से, कुछ भी जो आप बोले बगैर सामने वाले को कन्वे कर देते हो, वो नॉन वर्बल कम्युनिकेशन होती है। अब इंटरपर्सनल कम्युनिकेशन में हमें देखना है कि एक जनरल और इंटरपर्सनल कम्युनिकेशन में फ़र्क होता है, दो अलग अलग चीज़ें हैं ये। जनरल कम्युनिकेशन नॉर्मली, इंटरपर्सनल यानी कि फॉर्मल कम्युनिकेशन है। पर्सनल कम्युनिकेशन में ये होता है कि बिटवीन बहुत से इंडिविजुअल्स के दरमियान होती है। द प्रोसेस ऑफ कम्युनिकेशन इज इंटरपर्सनल, इज सेम सेंडर, ट्रांसमिशन, रिसीवर, फीडबैक, ये सारी चीज़ें इसमें पाई जाती होती है। द मैसेज मस्ट बी अंडरस्टूड क्लियरली विदाउट एनी मिसअंडरस्टैंडिंग। इंटरपर्सनल कम्युनिकेशन में ये बहुत ज़रूरी है कि सामने वाले को बात समझ में आए, क्योंकि ये ऑर्गेनाइजेशनल लेवल पे हो रही है। तो हमें ये देखना चाहिए कि किस तरह हम इस कम्युनिकेशन को इम्प्रूव कर सकते हैं। तो 4 इंपॉर्टेंट जो है वो एस्पेक्ट्स हैं, पहलू हैं किसी भी इंफॉर्मेशन के। सबसे पहले है डिफरेंस इन परसेप्शन, कि हर इंसान की परसेप्शंस, हर इंसान का जो एक नॉलेज और एक्सपीरियंस होता है वो अलग होता है। तो हमें अगर सामने वाले के परसेप्शन को समझ जाएं तो हम कोशिश कर सकते हैं कि वो जो कम्युनिकेशन है वो इम्प्रूव हो। दूसरी चीज़ है इमोशनल स्टेट। इमोशनल स्टेट भी हर इंसान का, यानी कि रिएक्शन भी हर इंसान का अलग अलग होता है। किसी को गुस्सा ज़्यादा आता है, कोई जो है वो लविंग होता है, केयरिंग होता है, कोई जेलस फील करता है। तो हर एक इंसान के अंदर मुख्तलिफ जो है वो जज्बात होते हैं, और इजहार का तरीका भी और लेवल भी हर एक का अलग होता है। आप एक नॉर्मल भी बात कर रहे हो, लेकिन अगर सामने वाले का मूड ठीक नहीं है तो हो सकता है वो उसे मिसअंडरस्टैंड कर जाए। तो यानी इस चीज़ का ध्यान भी रखना बहुत ज़रूरी है कि वो उस वक्त इमोशंस की किस स्टेट में है। फिर उसके बाद है इनकन्सिस्टेंसीज बिटवीन वर्बल एंड नॉन वर्बल कम्युनिकेशन, के मैसेज जो हम सेंड करते हैं या रिसीव करते हैं बहुत ज़्यादा इन्फ्लुएंस होते हैं उस पर हमारे नॉन वर्बल फैक्टर्स। मतलब आप एक खुशी की खबर सुना रहे हो, लेकिन अगर आपका बॉडी लैंग्वेज ऐसी है कि आप फील ही नहीं करवा रहे कि वो खुशी की खबर है, तो सामने वाले को वैसे इफेक्ट नहीं करेगी। यानी कि आपके पोस्चर्स, आपके जेस्चर्स, फेशियल एक्सप्रेशंस, आइज मोमेंट्स, ये सारी बहुत ज़्यादा इफेक्ट करती हैं। ये आपके वर्ड्स का वो मीनिंग देती हैं जो सामने वाले को समझ में आता है। आप खुशी की खबर दे रहे हो, लेकिन अगर आप सैड जो है उसमें दे रहे हो, तो सामने वाला कभी भी उसका वो मीनिंग नहीं लगेगा। उसे यही लगेगा कि खुशी की खबर कम से कम तुम्हारे लिए खुशी की खबर नहीं है, ये चीज़। तो आपकी नॉन वर्बल और वर्बल कम्युनिकेशन में कंसिस्टेंसी होनी चाहिए, यानी जैसी आपकी वर्बल कम्युनिकेशन हो वैसे ही उसके साथ नॉन वर्बल जो है वो इशारे भी होने चाहिए। फिर उसके बाद ट्रस्ट और डिस्ट्रस्ट भी बहुत ज़्यादा चीज़ है। अगर आप रिसीवर जो है वो सेंडर पे ट्रस्ट करता है तो वो उसकी बात को वैल्यूएबल समझेगा, उसकी बात को समझने की कोशिश करेगा, अगर वो उसके लिए अगर क्रेडिबल है तो। इन ट्रस्ट और डिस्ट्रस्ट भी जो है वो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट फैक्टर है। उसके बाद इंपॉर्टेंस ऑफ इफेक्टिव कम्युनिकेशन। इफेक्टिव कम्युनिकेशन प्रोवाइड्स अ कॉमन लिंक फॉर द मैनेजमेंट प्रोसेस ऑफ प्लानिंग, लीडिंग, ऑर्गेनाइजिंग, कंट्रोलिंग। यानी जो इफेक्टिव कम्युनिकेशन है वही बात की एक धागे की तरह है। अगर कम्युनिकेशन अच्छी है तो वो आपकी प्लानिंग, ऑर्गेनाइजिंग, लीडिंग, कंट्रोलिंग सब प्रोसेस को जो है वो इफेक्टिव बनाएगी, उसे मजबूत करेगी। मैनेजर्स टाइम इज स्पेंट लार्जली इन कम्युनिकेशन विद एम्प्लॉयज़, सुपरवाइजर्स, सप्लायर्स, कस्टमर्स, सब के साथ उसका सबसे ज़्यादा कम्युनिकेशन करते हुए टाइम गुजरता है। तो जो इंसान इफेक्टिव कम्युनिकेशन कर सकता है वो अपने गोल्स को अच्छी तरीके से जो है वो अचीव कर सकता है, और उसके लिए ज़्यादा आसान हो जाता है अपने गोल्स को अचीव करना अगर उसकी कम्युनिकेशन इफेक्टिव है। तो व्यूअर्स, ये था हमारा आज का लेक्चर। उम्मीद करती हूँ कि आपको समझ में आ गया होगा। अगर किसी का कोई कन्फ्यूजन हो, कोई सवाल हो तो आप कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं। अगर वीडियो अच्छी लगी तो कमेंट करें, शेयर करें, लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। अगले लेक्चर तक के लिए अल्लाह हाफिज़।